So as our revision is already completed, from today we will start discussing about the specific questions associated with the various chapters. अब हमारा फिर से रिवीजन होगा, लेकिन इस बार हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे और वो क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे टर्म 1 में आने वाले हैं, मतलब उसी पैटर्न के क्वेश्चंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि चैप्टर्स पढ़ रहे थे, कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे और उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में क्वेश्चंस ले रहे थे। अब हमको पता है कि हमें 3 तरह से एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। एक तो प्लेन एमसीक्यूज जो कि हमारे टेक्स्ट से एज इट इज़ उठा करके ले लिए जाते हैं, हमारे कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हम कर रहे थे वो एक्चुअली एमसीक्यूज ही थे। हम 4 ऑप्शन देने के बजाय आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे देते थे कि आप उस ब्लैंक में वो आंसर लिखो जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके हिसाब से होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर एक्चुअली एमसीक्यू आएगा। दूसरी बात है कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, जैसा कि आपने छोटी क्लास मतलब 9th क्लास में भी आपने देखा है कि असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक असर्शन होता है, वो भी हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड रहता है, रीज़न होता है, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हर बार असर्शन रीजनिंग में जो ऑप्शन हैं उनको ध्यान से देखना है। हो सकता है कि सेट पैटर्न से थोड़ा सा अलग तरह का ऑप्शन हमको मिल जाए, ऐसा कई बार होता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि असर्शन रीजनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड वे रादर टू रिवाइज। अगर आपने रिवीजन करना है तो असर्शन रीजनिंग आपके किसी ना किसी टॉपिक को क्योंकि बिलोंग कर रहा होता है, तो वो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका इनसाइट चेक करेगा, आपको नॉलेज कितना है। अगर आपको नॉलेज ठीक है तो कोई भी असर्शन या रीजनिंग आपको बहुत इजी लगने वाला है। और अगर आपको किसी टॉपिक से एसोसिएटेड असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आपको उसे फिर से पढ़ लेना चाहिए, फिर से उसके कंसेप्ट को चेक कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट वहाँ पर वीक है। तो कंसेप्ट चेकिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। उसके अलावा एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ देकर के 2, 3 या 4, 5 क्वेश्चंस, अप टू 5 क्वेश्चंस एक पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं। आज हम करीब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, हम 10-15 क्वेश्चन करेंगे, वो केवल असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे, है ना। फिर उसके बाद कल हम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस बीच में मैं आपको एमसीक्यूज भेजता रहूँगा आंसर शीट के साथ में। आपने बिना आंसर शीट देखे उसको सॉल्व करना है ना। उसको सॉल्व करते चले जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की फॉर्म में आपको जैसे जैसे आपको मिलते जाए आपने सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। असर्शन है। कहाँ से आया ये कंसेप्ट? आपको इसका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको बात समझ में शायद आ गई होगी। चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, सही बात है, टू ब्लैक इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। क्या होता है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ब्लैक कलर का कॉपर 2 ऑक्साइड बन जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक कलर का, ये रेडिश ब्राउन था वो ब्लैक कलर का, ये बात हो रही है। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, अब हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये तो पता चल गया कि चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। अगर ये यहाँ पे लिखते हैं कि रिडक्शन ऑफ कॉपर तो जरूर हम इसको गलत कहते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है तो रिडक्शन तो इसमें हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When iron nail, मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उस समय आप इसको पॉज कर लें, क्वेश्चन को देख लें और आप अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपके कंसेप्ट भी चेक हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें पॉज कर करके करोगे तो थोड़ा सा टाइम बेशक आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है वैसे भी, तो आपका क्लास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। आपने अगर उसमें घंटा भर लगा भी दिया और आपके 15 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। तो व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन फेड्स। आप इसको ये असर्शन है
रीजन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस चेंजेस Cu plus FeSO4 CuSO4 plus Fe। अब आप इसको पॉज कर ले, है ना, और आप देख लो कि आपको इसमें क्या आंसर देना है। When iron nail is dipped in copper sulfate solution, copper sulfate का जो ब्लू कलर होगा वो पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फेड हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असर्शन ठीक है, लेकिन इक्वेशन जो है ये गलत है। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। तो यहाँ भी रीजन गलत हो गया, असर्शन तो ठीक है, रीजन लेकिन गलत हो जाता है। थर्ड देखें, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये बात ठीक है बिल्कुल। सिल्वर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये बात भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये दोनों बातें ठीक हैं। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? अगर सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है तो उसका सिल्वर की लीस्ट रिएक्टिविटी से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, assertion is when water is added to calcium oxide CaO a large amount of heat is produced। आपको याद आ जाना चाहिए हमारा केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO और उसमें वाटर ऐड होता है तो CaOH होल ट्वाइस। क्विकलाइन turns slaked-line and container becomes hot, hissing sound। पढ़ा है ना हमने, वही बात यहाँ पे हो रही है। तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, रीजन लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रीजन गलत है, असर्शन सही है। हाँ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अगर केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो ये केमिकल रिएक्शन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? देखिए रीजन ठीक बोल रहा है, क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो केमिकल रिएक्शन व्हाई इट शुड बी बैलेंस्ड, बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एवरी केमिकल रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करना है तो फिर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Chemical equations can be made more informative. Yes, हाँ, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। हाँ, कैसे बनाया जा सकता है? हम उसमें सिंबल्स और ऐड कर देते हैं, स्टेट के सिंबल ऐड कर देते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा देते हैं, एरो हेड्स एक ऊपर दिखाया तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, नीचे दिखाया प्रेसिपिटेशन दिखा दिया, उसमें एनर्जी ऐड कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, हीट दे रहे हो आप। तो ये सब बातें उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने से रिलेटेड है, रीजन दे रहे हैं। वी कैन राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यस, टेम्परेचर, यस, प्रेशर, यस, नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज। तो ये बात ठीक है ना, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो नीचे लिखा हुआ है वो ही उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है। नाउ equation is given, C plus O2 gives CO2 is an example of combination reaction। हम आप खुद देख लो, two substances are combining to give a single substance, single product। Reason, in the above equation, carbon and oxygen react to give carbon dioxide। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम assertion, reason दोनों को true और reason is the correct explanation of assertion देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, चिप्स मतलब वेफर्स की बात हो रही है ना, मतलब कि रेडॉक्स की एप्लीकेशन की रेंसिडिटी की बात होगी। यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन से करते हैं क्या? आप अपने आप देखो, हाँ,
हमने क्या सीखा है वो देखो, वीडियो को पॉज करो, आप देखो। रीजन, इट एड्स टेस्ट टू चिप्स। हाँ, पहली बात तो हम ना तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद ऑक्सीडेशन करता है और एसिडिटी करवा देगा। ऑक्सीजन से ही तो उसे बचाना है। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसमें एक कम रिएक्टिविटी वाली या लेस रिएक्टिविटी वाली या इनर्ट टाइप की गैस जैसे नाइट्रोजन ऐड की जाती है। तो द वेफर्स बैग्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन नॉट ऑक्सीजन। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। यार कोई गैस उसमें भरी जाती है, वो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो हट गई, अब नाइट्रोजन भी है, तो वो टेस्ट एनहांस करने के लिए थोड़ी हमने ऐड की है। हमने इसलिए ऐड की है जिससे कि उसमें जो वेफर्स भरे हुए हैं, जो फूड प्रोडक्ट उसमें भरा हुआ है, वो रैंसिड ना हो जाए, उसके अंदर जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये आपका ऑप्शन यहां पर ठीक रहेगा। Precipitation reactions produce insoluble salts. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ऐसे ही होता है, इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमने डिफाइन किया था कि प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा सॉल्ट बन जाए जो कि इनसॉल्युबल हो, तो हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये बात तो सही होगी, असर्शन इज करेक्ट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लें। डबल डीकंपोजिशन एक्चुअली मेरे ख्याल से मिस स्पेल्ड है, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लो आप, इसको क्वेश्चन ही चेंज कर लो, डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्योंकि डीकंपोजिशन इज डीकंपोजिशन, डबल डीकंपोजिशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, एवरी, याद रखें, एवरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है ना? ये भी ठीक है, प्रेसिपिटेशन में ये होता है और वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हालांकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इस वजह से इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ये कोई बात नहीं है। हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लेकिन हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होगी, ये कोई बात नहीं हुई, है ना? अगर हम इसमें ए ऑप्शन ले लेंगे तो इसका मतलब तो ये निकल जाएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट इसलिए बनता है क्योंकि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये बात तो नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो बी ऑप्शन हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। बातें दोनों ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो गया टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग। हाँ, तो पहली बात तो ठीक थी, लेकिन दूसरी बात गलत है। इसको हम लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ सकते हैं वैसे। हाँ, यहाँ पे शायद ये इसलिए दे दिया गया है क्योंकि ये हमारा केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 ऐसा। टेन क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस तो होना चाहिए। There are some more questions.
वो दूर दूर हो गए थे तो वो मिल नहीं रहे थे, अब मिल गए। अब हम इनको देखते हैं। क्या है, देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर सिमिलर टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट सिमिलर टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बोथ रिएक्शंस नीड अ कैटलिस्ट टू अकर। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ना तो डीकम्पोजिशन में ना कॉम्बिनेशन में कैटलिस्ट जरूरी है। किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कैटेगराइज कर दें कि हर किसी में ऐसा होता है। तो दोनों ही गलत है, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। करोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, ठीक बात है, सबको पता है ये बात। रीजन, करोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है, ये बात भी ठीक है। लेकिन क्या इस असर्शन का रीजन ये है, करोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग इसलिए कहते हैं क्या कि वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, बट रीजन जो है वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों बातें ठीक है अपनी अपनी जगह। A reducing agent is a substance which can either accept electron, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो, हमने आपको एक चीज सिखाई है कि ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, आप सीधे वहाँ चले जाओ और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो मैं आपको मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन से लेकर के भी ये बात समझा सकता हूँ, लेकिन उसको छोड़ दो, सिंपल समझो, एग्जांपल से सीधे बात करते हैं कि एक मेटल है, वो क्या करता है। मेटल को हमने कैसे डिफाइन किया कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। तो अगर मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को? नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं होता। तो असर्शन रॉन्ग है, मेटल किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है, हाँ, वो लूज ही करता है। तो असर्शन ही गलत हो गया। अ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात भी उल्टी लिखी हुई है ना, दोनों बातें उल्टी लिखी हुई है। जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों बातें गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा कि दोनों फॉल्स है ना। फिर देखो, the balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass, ठीक बात है। Reason is total mass of reactants is equal to total mass of products। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर रहना चाहिए, इसलिए ही, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है, इसलिए हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगी। दोनों बातें सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अभी देखो, असर्शन कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास करें तो वो उसको मिल्की कर देता है। लाइम वाटर इज व्हाट? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, हाँ, इसको ये रॉन्ग है, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए। असर्शन रीजनिंग आपके जिस जिस टॉपिक से डिस्कस की जाए, आप उन सभी टॉपिक्स को एक बार चेक कर लो कि आपको बिना बुक खोले आता है कि नहीं आता। हाँ, हम रोज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हाँ, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। अभी हम केमिकल रिएक्शंस चैप्टर से बात कर रहे हैं, तो हम आपको जो क्वेश्चंस भेजेंगे वो भी केमिकल रिएक्शंस के होंगे, एमसीक्यूज, और सॉल्यूशन के साथ होंगे वो ऑफ कोर्स।
उसके अलावा मैं कल की क्लास में बात करूंगा, कुछ और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ले लूंगा। उसके अलावा हमको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कल की क्लास में। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से पूछे जाते हैं। एक साथ मोर देन 2 क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ पर बेस्ड होंगे, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से, वो भी हमारी बुक से ही आए हैं, वो कंसेप्ट भी हमने सीखा हुआ ही है। आपको पता होना चाहिए बस कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो आप चेक करो, खुद से पूछो कि हमको ये ठीक से आता है कि नहीं आता। खुद से पूछो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसको समझने के लिए, है ना। अगर प्रॉब्लम है तो वी कैन एनी टाइम डिस्कस। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस चली रही हैं, आप अगर जो लोग जयपुर में ही हैं वो लोग तो कम से कम आ ही सकते हैं। जो लोग जयपुर में नहीं हैं, दे कैन टॉक, दे कैन व्हाट्सएप, दे कैन कॉल। जैसे आप बोलेंगे वैसे हम उसको सॉल्व कर देंगे। आपके लिए कोई अलग से सॉल्यूशन भेजना है तो उसका भी एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। बट यूटिलाइज योर टाइम एट द मैक्सिमम, क्योंकि अब जितना भी टाइम बचा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देख लें, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत उसको क्लियर कर लें, ठीक है। थैंक यू।